गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारे गाउस के अनुप्रयोग चल रहे हैं, जिसमें से 5 अनुप्रयोग हमारे हो गए और 6वां अनुप्रयोग हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? समरूप आवेशित। कौन सा अनुप्रयोग है ये गाउस साहब का? 6वां है। तो समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। देखो, माना कि हमारे पास एक कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है। क्या है? कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला, और वो कैसा है? अचालक है। और आवेशित कैसा हो रहा है? समरूप। आवेशित कैसा हो रहा है? समरूप। गोला अचालक है और समरूप आवेशित है। तो अचालक गोले को यदि आवेश दिया जाएगा, अचालक गोले को यदि आवेश दिया जाएगा तो क्या आवेश एक ही जगह रहेगा या वो उसमें वितरित होगा? यदि हम बात करें किसी सुचालक पदार्थ की, जैसे मान लेते हैं ये सुचालक पदार्थ है, मान लेते हैं। तो यदि इसको आवेश दिया जाए, इस कॉर्नर पर क्या दे दिया जाए? आवेश दे दिया जाए, तो वह पूरे पर समान रूप से फैल जाएगा यदि ये वस्तु सुचालक है। यदि ये वस्तु अचालक है तो इस वस्तु को जहाँ आवेश दिया जाएगा, जैसे इस कोने पर आवेश दे दिया तो आवेश इसी कोने पर ही रहेगा। इस वस्तु को यदि इस कोने पर आवेश दे दिया और ये अचालक है तो आवेश कहाँ रहेगा? इस कोने पर ही रहेगा। यदि सुचालक होती तो समान रूप से फैल जाता। तो ये गोला कैसा है? हमने अचालक गोला लिया है, यदि हमने उसको आवेश दे दिया तो हमने बाह्य कार्य किया है आवेश देने में, तो आवेश इसके केंद्र तक जाएगा कि नहीं जाएगा? अब मैंने आपको सुचालक गोले की पढ़ाई थी, चालक गोला या सुचालक गोला, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि आवेश समान प्रकृति का होने के कारण उन्हें प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, अतः आवेश कहाँ आ जाता है? उसकी सतह पर आ जाता है। यदि हम चालक गोले को क्या दें? आवेश दें, तो वह कहाँ रहता है? उसकी सतह पर। लेकिन यदि हम अचालक गोले को आवेश दें तो उसके अंदर भी जाएगा और भले ही समान प्रकृति का आवेश में प्रतिकर्षण होगा, लेकिन वस्तु कैसी है? अचालक है, अतः आवेश का चालन नहीं होगा। तो इस वस्तु को जहाँ आवेश दे दिया कहाँ रहेगा? वहीं रहेगा। तो इसको हमने क्या दे दिया? आवेश दे दिया, तो आवेश इसके कहाँ तक चला गया? अंदर तक चला गया। जाएगा कि नहीं जाएगा? अब ये इसकी सतह पर नहीं आएगा। कारण क्या है? कि गोला कैसा है? अचालक। इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। चालक गोला और अचालक गोला दोनों को आवेश दिया जाए तो इसमें यही अंतर है कि अचालक गोले में आवेश उसके अंदर भी वितरित रहता है और चालक गोले में आवेश उसकी सतह पर आ जाता है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इसके कारण हमें किसी बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र। हमें दिया हुआ क्या है? कैपिटल आर त्रिज्या का एक समरूप आवेशित अचालक गोला है, जिसके कारण हमें किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो किसी बिंदु P की कितनी स्थितियां संभव हो सकती हैं? जैसे हमने गोली कोष पढ़ा था, उसमें बिंदु P की स्थितियां कितनी थी? 3 स्थितियां संभव थी। एक स्थिति कौन सी थी? बिंदु P गोले से बाहर स्थित हो, एक गोले की सतह पर स्थित हो, एक कहाँ हो? गोले के अंदर। तो यहाँ भी कितनी स्थितियाँ होंगी? 3 स्थितियाँ होंगी, जिनमें से पहली स्थिति क्या होगी? यदि बिंदु गोले के कहाँ हो? कहीं बाहर स्थित हो। माना कि बिंदु P गोले के बाहर स्थित है, यहाँ मान लेते हैं। माना कि कोई बिंदु P कहाँ है? गोले के बाहर। और हम बात कर रहे हैं गाउस के अनुप्रयोग की, तो जाहिर सी बात है कि गाउस साहब तो क्या कहते हैं? काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो हम इस गोले के चारों ओर क्या करेंगे? एक काल्पनिक बंद पृष्ठ क्या हो जाएगा? अब गोला है, गोले को गोला ही घेरेगा, तो हम एक गोलीय पृष्ठ की क्या कर लेते हैं? कल्पना कर लेते हैं। तो यहाँ क्या बना देगा? गोलीय पृष्ठ। यहाँ क्या बना देगा? गोलीय पृष्ठ। हमने गोलीय पृष्ठ बना दिया। अब इस गोलीय पृष्ठ का एक छोटा सा अल्पांश काट लो।
इस गोली पृष्ठ का क्या कर लो, एक छोटा सा अल्पांश काट लो। हमने ये क्या काट लिया, एक छोटा सा अल्पांश, जिसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा ds वेक्टर क्या होगी, इसे क्षेत्रफल के लंबवत होगी। क्षेत्रफल सदिश की दिशा उस अल्पांश के सदैव लंबवत होती है। अब बात करते हैं धनावेश से। धनावेश के कारण क्षेत्र रेखाएं निकलती है, ऐसी तो निकलेंगी। धनावेश के कारण क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर ही तो जाएंगी, तो ई वेक्टर की दिशा भी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। ये दिशा किसकी हो गई, ई वेक्टर की। इसका मतलब ई वेक्टर और ds वेक्टर के मध्य कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ मूल बिंदु से इसकी दूरी बिंदु की पी की कितनी है, माना कि स्मॉल r है, माना कितनी दूरी है, स्मॉल r दूरी। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं। ये डायग्राम वैसे ही बनाया है गोली कोश की भांति, बस अंतर इतना ही, गोली कोश की सतह पर आवेश था और यहाँ आवेश कहाँ तक पहुँच गया है, उसके अंदर तक। अब एक बात बताओ, यहाँ जो आवेश का वितरण है वो किस प्रकार से है। मैंने आपको आवेश का वितरण पढ़ाया था, वो कितने प्रकार का पढ़ाया था, 3 प्रकार का। नंबर 1 रेखीय आवेश वितरण, नंबर 2 पृष्ठीय आवेश वितरण और नंबर 3 आयतन आवेश वितरण। तो यहाँ उन आवेश वितरणों में से किस प्रकार का आवेश वितरण है, आवेश कहाँ है, गोले के अंदर तक है, तो यहाँ आवेशों का वितरण एक आयतन आवेश वितरण है। और इसके केवल पृष्ठ पर होता तो पृष्ठीय आवेश वितरण होता, अर्थात क्षेत्रफल पर होता इसके पर ऊपर तो कौन सा होता, पृष्ठीय आवेश वितरण। यदि एक रेखीय तार होता उस पर यदि आवेश दिया जाता तो कौन सा होता, रेखीय आवेश वितरण। तो यहाँ आवेश वितरण कौन सा है, आयतन आवेश वितरण। अब माना कि इस संपूर्ण गोले को क्यू आवेश दिया गया है, कितना आवेश दिया गया है, क्यू, कैपिटल क्यू मान लेते हैं। तो इस संपूर्ण गोले को कौन सा कितना आवेश दिया गया है, क्यू आवेश दिया गया है, और इसका आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, आयतन आवेश वितरण है। तो आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश वितरण होने के कारण आयतन आवेश घनत्व एक ही बात है। तो आयतन आवेश घनत्व इसका कितना हो जाएगा, माना कि रो है, क्या है, रो। तो रो इक्वल क्या होता है, रो इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी। अरे आपने ये तो फॉर्मूला पढ़ा था, रो का फॉर्मूला क्या है, आयतन आवेश घनत्व का क्यू अपॉन वी, आवेश अपॉन द्रव्यमान। तो यहाँ से आप आवेश ज्ञात कैसे करोगे, देन एम्प्लाइज क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, रो वी, आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ आयतन किसका आएगा, देन एम्प्लाइज क्यू इक्वल रो वी, कितना हो जाएगा, वी क्या है, इस गोले का आयतन। किस गोले का आयतन, जिस गोले पर आवेश वितरित है। तो इस गोले का आयतन कितना हो जाएगा, बताओ गोले का आयतन कितना होता है। अरे 4/3 पाई आर क्यू होता है कि नहीं होता है। तो 4/3 पाई, और आर क्या है, कैपिटल आर है। यहाँ उसकी त्रिज्या काम में लेंगे, उस गोले की त्रिज्या जिस पर आवेश वितरित है, तो क्या हो जाएगी यहाँ कैपिटल आर क्यू। यहाँ स्मॉल आर मत रख देना, क्योंकि वो गाउसी पृष्ठ की त्रिज्या है, गाउसी पृष्ठ की क्या है वो त्रिज्या। तो यहाँ हमें कैपिटल आर रखनी है, क्योंकि हमें ज़रूरत किसकी है, अरे जिस गोले पर आवेश वितरित है उसी की त्रिज्या तो रखेंगे। अब देखो, अब बात कर लेते हैं गाउस के नियम से। किससे, गाउस के नियम से। अब गाउस के नियम से बात तो करनी होगी, क्योंकि हम उन्हीं के एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, और उन्हीं के एप्लीकेशंस अर्थात उनके नियम की सहायता से हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ गाउस के नियम से क्या हो जाएगा, फाई इक्वल, अब यहाँ सरफेस इंटीग्रल नहीं होगा, यहाँ आयतन समाकलन होगा। क्या होगा, आयतन समाकलन होगा, या आप इसको मत लगाओ, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा, माना कि टोटल आवेश क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे कूलम नियम, सॉरी गाउस नियम यही तो है, फाई इक्वल इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, गाउस का नियम। अब यहाँ आगे सॉल्व कर दो इसको, ई वेक्टर इंटीग्रेशन डी एस वेक्टर। अब मैंने इसको डॉट हटा दिया तो कॉस आएगा, लेकिन थोड़ा सा लिख ही लो, ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। डॉट हटेगा तो क्या आएगा, कॉस आएगा, ई डी एस कॉस थीटा इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैसे आप क्यू का मान ज्ञात कर चुके हो, पहले ज्ञात किया कि नहीं किया है। अब इसको हम आगे रख देंगे। तो अब सॉल्व करो इसको,
थीटा का मान कितना है 0। जब थीटा का मान 0 है तो देखो ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के मध्य थीटा क्या है, दोनों ओवरलैप हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हैं, तो थीटा इक्वल 0। जब थीटा का मान 0 हो गया तो ये मान कितना हो गया 1 हो गया, तो कितना बचा ई इंटीग्रेशन डी एस, मैंने ई को कहाँ कर दिया है बाहर निकाल दिया है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ई अब इंटीग्रेशन डी एस का मतलब क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, जहाँ एस के ये किसका क्षेत्रफल है बताओ, यहाँ जो एस होगा वो किसका क्षेत्रफल होगा, इस गोले का होगा या गाउसीय पृष्ठ का होगा, इस गोले का होगा या गाउसीय पृष्ठ का होगा। अरे हमने अल्पांश कहाँ लिया है, ये डी एस अल्पांश कहाँ लिया है हमने गाउसीय पृष्ठ पर। ये जो डेरिवेशन है थोड़ा सा क्रिटिकल इसलिए ही है कि आप ये भूल जाओगे कि हमें यहाँ किसका क्षेत्रफल लेना है, इस गोले का क्षेत्रफल लेना है या गाउसीय पृष्ठ का। तो आपको तो एक ही बात ध्यान रखनी है कि जहाँ अल्पांश किसका काम आ रहा है गाउसीय पृष्ठ का, तो वहाँ गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल लेना है। और अगर जहाँ आवेश वितरण की बात आ रही तो आवेश वितरण गाउसीय पृष्ठ पर नहीं है, गाउसीय पृष्ठ तो उसको परबद्ध करेगा, तो वह किस गोले पर है जो अचालक गोला में दिया हुआ है। तो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से हमें क्षेत्रफल यूज करने हैं। तो यहाँ इंटीग्रेशन डी एस अल्पांश किसका है गाउसीय पृष्ठ का, तो निश्चित रूप से यहाँ किसका क्षेत्रफल आएगा गाउसीय पृष्ठ का। गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल आने का मतलब ये है वहाँ जो त्रिज्या स्मॉल आर यूज होगी उसके फॉर्मूले क्षेत्रफल के फॉर्मूले में। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर है, और जहाँ आर स्मॉल आर लोगे या कैपिटल आर लोगे बताओ, स्मॉल आर लेनी पड़ेगी। तो यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो इंटीग्रेशन डी एस का एस होता है, इंटीग्रेशन डी एस का क्या हो जाएगा एस, जहाँ एस क्या है संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ कैसा है गोलाकार है, और जब गोलाकार है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से ई इक्वल क्या आ जाएगा, इन सभी को नीचे भेज दो सम्मानपूर्वक, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ भी आप देख रहे हो कि क्या बन गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है के का मान होता है, तो यहाँ क्या बन गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ ये भी गोला किसकी भांति व्यवहार कर रहा है एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार कर रहा है। जस्ट पहले मैंने गोली कोष वाला पढ़ाया था उसमें ये बताया था, क्योंकि यहाँ ये जो फॉर्मूला आया है वो किसका आया है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला था, और ये फॉर्मूला सेम है। इसका मतलब हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो अचालक गोला है गोली कोष अचालक गोला अगर बिंदु उसके पृष्ठ से बाहर स्थित हो, बिंदु कहाँ स्थित हो उसके पृष्ठ से बाहर या उसके पृष्ठ पर हो, तो वहाँ तक वो किसकी भांति व्यवहार करेगा एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब यहाँ क्यू का मान रख दो, आप यहाँ तक भी कर सकते हो। यहाँ से क्या आ जाएगा ई इक्वल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन मैं यहाँ क्यू का मान रख करके इसको आगे कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अब ई इक्वल क्या हो जाएगा क्यू का मान रख दो। आपको समीकरण देने की आदत हो तो समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से बच्चों की तरह लिख दो, समीकरण 1 व 2 से क्यू की वैल्यू क्या है ई इक्वल कितना हो जाएगा, क्यू का मान क्या है रो 4/3 पाई आर क्यू, रो 4/3 पाई आर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं। अब मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना, पहले ये पॉइंट लिखने हैं उसके बाद में ये मैटर लिखना है सब। आप इधर से उधर छाप दो, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेके आप एक तरफ से छाप डालोगे, इधर का इधर उधर का उधर, पता ही नहीं चलेगा क्या लिख दिया। तो पहले ये लिखना है, बाद में फिर मैं यहाँ लिखा रहा हूँ वो लिखना है। तो काट बार मचा दो, देखो पाई से पाई कट गया और 4 से 4 कट गया। तो ई इक्वल कितना आ रहा है रो कैपिटल आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर।
ये हमारा क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला। समझ में आ गया कि नहीं। ई इक्वल क्या आ गया, ई इक्वल क्या है, रो आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हमारी विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता आ गई। ये अदिश फॉर्मेशन में। अब इसको अगर सदिश किया जाए तो क्या करेंगे हम, ई वेक्टर इक्वल रो कैपिटल आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डॉट आर कैप। अरे एकांक सदिश लगा दें किसकी दिशा में, आर की दिशा में। ये आर ही तो है, तो आर की दिशा ये, तो आर की दिशा में आर कैप लगा देंगे, तो एकांक से लगाने से क्या बन जाएगा, सदिश बन जाएगा। तो ई वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, रो आर क्यू कैपिटल आर क्यू, रो कैपिटल आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डॉट आर कैप। समझ में आ गया कि नहीं। तो एक ये भी फॉर्मूला है, ये सदिश फॉर्मेशन हो जाएगा, ये आपको याद करनी है। तो यदि कोई बिंदु P अचालक गोले के बाहर स्थित हो, यदि कोई बिंदु P अचालक गोले के बाहर स्थित हो और अचालक गोला समरूप आवेशित हो, तब उसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसका फॉर्मूला आप देख सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं। अब बात कर लेते हैं, ये स्थिति कौन सी हो गई, बाहर वाली स्थिति, स्थिति फर्स्ट हो गई। यहाँ आप क्या लिख सकते हो, केस फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट। आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट स्थिति फर्स्ट का। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड कंडीशन की। आप किसकी बात कर लेते हैं, सेकंड कंडीशन की। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब देखो केस सेकंड, केस सेकंड का मतलब जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित हो, तो यहाँ जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित हो, तो यहाँ लिख दो जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित हो। वो गोला कैसा, अचालक, अचालक गोले की सतह पर स्थित हो, स्थित हो। अर्थात क्या लिखोगे, स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर। जब ये बिंदु P कहाँ जाएगा, इस गोले की सतह पर आ जाएगा, तो स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ हमें स्मॉल आर की जगह क्या रखना है, कैपिटल आर रखना है केवल। तो क्या रख दो, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ई वेक्टर इक्वल सदिश में लिखोगे तो रो आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर की क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर। चूँकि कारण क्या है, आर कैप और रख दो डॉट आर कैप। चूँकि कारण क्या है, स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर। समझ में आ गया कि नहीं। अब इससे इसको काट दो, ई वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा, इसी कट गया तो क्या बचा, रो कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। आएगा कि नहीं आएगा। तो ये फॉर्मूला किसके लिए आ गया, जब कोई बिंदु P अचालक गोले की सतह पर स्थित हो, जब बिंदु P अचालक गोले की सतह पर स्थित हो, तो क्या आ गया, रो आर 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कैप। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ये कंडीशन कौन सी हो गई, सेकंड हो गई, और ये कौन सी थी, फर्स्ट हो गई। तो फर्स्ट को यहाँ आप लिख सकते हो, यहाँ जगह नहीं है, अन्यथा आप लिख लेना अपनी कॉपी में। केस फर्स्ट में क्या है, जब बिंदु P अचालक गोले से बाहर हो, अचालक गोले से बाहर स्थित हो, अर्थात आप क्या कह सकते हो, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तब कंडीशन क्या है, तब कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन क्या है, जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित हो, तब कंडीशन ये हो गई। तो आप इन दोनों का एक साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो थर्ड कंडीशन है उसको बड़े ढंग से समझना है, तभी समझ में आएगी, बड़े गौर से समझना है और एकदम अटेंशन होके। तो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब देखो केस थर्ड,
केस थर्ड क्या है? स्थिति थर्ड, जब बिंदु P अचालक गोले के अंदर स्थित हो, अचालक गोले के अंदर स्थित हो, अर्थात आप क्या कह सकते हो, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तब क्या होगा? कंडीशन देख लेते हैं कि जैसे ये कोई आवेशित अचालक गोला है, कैसा ये आवेशित अचालक गोला, अब इसको क्या दे दिया जाए? आवेश दे दिया जाए। बिंदु P कहाँ है? इसका एक केंद्र बिंदु हो जाएगा। बिंदु P माना कि इसके अंदर है, बिंदु P कहाँ है? उसके अंदर है। हमने इसको क्या दिया? आवेश दे दिया। अब बिंदु P इसके अंदर पहुंच गया, इसका मतलब गाउसी पृष्ठ भी कहाँ चला गया? गोले के अंदर। ये बिंदु P अंदर है तो गाउसी पृष्ठ भी कहाँ हो गया? गोले के अंदर। हो गया कि नहीं हो गया? अब एक बात बताओ, जो गाउसी पृष्ठ है, वो क्या कहता है कि विद्युत फ्लक्स ज्ञात करता है। वो अपने अंदर प्रबद्ध आवेश का ही विद्युत फ्लक्स ज्ञात करता है, उसको अपने अड़ोसी पड़ोसियों से या बाहर के आवेश से कोई लेन देन नहीं है। तो गाउस का नियम यही तो कहता है, जब हम गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं, तो कैसे ज्ञात करते हैं? उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश देखते हैं। अरे गाउस का नियम क्या है? किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत या प्रवेशित, या आप समृद्ध कह सकते हो, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अब यहाँ केवल अंदर आवेश की बात हो रही है, बाहर के आवेश से कोई लेन देन नहीं है। तो यहाँ गाउसी पृष्ठ कहाँ पहुँच गया? गोले के अंदर पहुँच गया। तो अब एक बात बताओ, इस गाउसी पृष्ठ के अंदर आवेश कम हो गया कि नहीं हो गया? और ये पड़ोसी आवेश है, इसके कारण इससे मतलब पड़ोसी आवेश जो बाहरी आवेश है, गाउस पृष्ठ के बाहर जो आवेश है, उससे इस गाउसी पृष्ठ को कोई मतलब नहीं है, मतलब इससे कोई विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि आपको कोई न्यूमेरिकल दे दिया गया कि गाउसी पृष्ठ है, इसमें प्लस क्यू आवेश, प्लस 2q आवेश, प्लस 5q आवेश, प्लस 2q आवेश, माइनस 3q आवेश, माइनस 5q आवेश, इस प्रकार से आवेश दिया हुआ है। तब हमें इस गाउसी पृष्ठ से निर्गत या प्रवेशित या गाउसी पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करोगे? क्या आप इनको भी शामिल करोगे? अरे कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता, तो कुल आवेश का मतलब क्या? आप इसको जोड़ लोगे, इसको सभी को प्लस कर लोगे एक साथ, तब ज्ञात करोगे क्या? तो ध्यान रखना, केवल गाउसी पृष्ठ के अंदर का आवेश लेना है हमें। न्यूमेरिकल में भी ये लेना है और ये लेना है, इनसे हमें कोई लेन देन, ये हमें नहीं लेने, इनसे हमें कोई लेन देन नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं? हमें केवल अंदर के आवेश से लेन देन है, हम उसी से काम चलाएंगे। तो यहाँ भी हमें आवेश के अंदर जो आवेश है उसी से हमें क्या है? लेन देन है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमें अंदर का आवेश ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ बस थोड़ा सा यही समझने वाली बात है कि अंदर का आवेश हम कैसे ज्ञात करेंगे। माना कि अंदर आवेश क्यू डैश मान लो, क्या मान लो? क्यू डैश। माना कि गाउसी पृष्ठ द्वारा प्रबद्ध आवेश कितना है? क्यू डैश है। गाउसी पृष्ठ द्वारा प्रबद्ध आवेश कितना है? क्यू डैश। तो अब हमें ये क्यू डैश क्या करना है? ज्ञात करना है। तो क्यू डैश कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, ये कुल आयतन कितना है, इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R, और इसकी त्रिज्या, इस बिंदु की दूरी कितनी है? स्मॉल r। या आप ये कह सकते हो गाउसी पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r है या नहीं है? तो देखो, मैं आपको नॉर्मल एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि जैसे 20 किलो आलू आते हैं, कितने के? 20 किलो आलू आ रहे हैं, कितने के?
400 रुपये के मान लेते हैं, या आप 600 के मान लो, 600 रुपये के। 20 किलो आलू कितने के आ रहे हैं? 600 रुपये के। 1 किलो आलू कितने के आएंगे? 600/20, ये दो है। 20 किलो आलू 600 के, 1 किलो आलू 600/20। अब बात करें कि आपको 3 किलो आलू चाहिए, तो 600/20 × 3। अरे आप ऐसे तो करोगे, अभी ऐसे इसमें करेंगे कि ये जो संपूर्ण आयतन है, संपूर्ण आयतन में उपस्थित आवेश माना कि Q है। अरे हम पहले मान चुके हैं, ये संपूर्ण आवेश को हम Q मान चुके हैं। तो संपूर्ण आयतन कितना है? 4/3 पाई कैपिटल RQ है या नहीं है? 4 पाई RQ है या नहीं? इसमें उपस्थित आवेश क्या है? Q है। इसकी तरह 20 किलो आलू 600 के आ रहे थे, तो इतने आयतन में, अर्थात इस संपूर्ण आयतन में जो संपूर्ण अचालक गोला दिया हुआ है उसके आयतन में उपस्थित आवेश कितना है? Q हम पहले मान चुके हैं। पहले भी हमने फर्स्ट और सेकंड कंडीशन ज्ञात की थी, Q से ज्ञात की थी, क्योंकि हमें तो इसकी ज़रूरत है, हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो देखते हैं कैसे पहुँचते हैं। अब हम इसकी ज्ञात करते हैं एकांक आयतन में। किसमें? एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की। तो एकांक आयतन में उपस्थित आवेश का मतलब ये सब कहाँ जाएगा? अरे यहाँ 20 भी तो कहाँ गया था? नीचे। तो कितना हो जाएगा? Q/4/3 पाई कैपिटल RQ। बात समझ में आ गई कि नहीं? हमने एकांक आयतन में उपस्थित आवेश ज्ञात कर लिया। अब हमें देखना है इस आयतन में उपस्थित आवेश। जैसे आपने 3 किलो आलू लिए थे, उसी तरीके से हमें केवल इस आयतन में उपस्थित आवेश। तो इस ये आयतन कितना है? देखो 4/3, अरे वो भी तो गोला है, पाई RQ। वहाँ अंतर किसका है? केवल r का ही तो अंतर है। तो 4/3 पाई RQ। तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ आपने 3 किलो आलू चाहिए, 3 में गुणा किया था, आपको इतने आयतन में चाहिए, तो इतने आयतन का उसमें क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? यहाँ क्या कर दो? Q/4/3 पाई RQ डॉट 4/3 पाई RQ। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं? सेम कहानी है कि 20 किलो आलू 600 के आते हैं, तो 1 किलो आलू कितने के आएंगे? /20 कर दो इसके। 3 किलो कितना आएंगे? × 3। इतने आयतन में आवेश कितना है? Q है। इतने आयतन में आवेश कितना है? Q है। तो एकांक आयतन में आवेश, इसको बटे में पहुंचा दो। अब फिर हमें चाहिए इतने आयतन में कितना है, तो इतने आयतन में कितना होगा? मल्टीप्लाई इतना कर दो। समझ में आ गया कि नहीं? माना कि ये जो कुल आवेश आएगा, इसको मैं कह देता हूँ Q डैश। क्या कह देता हूँ? Q डैश। तो इसको सॉल्व कर दो। 4 पाई से 4 पाई गया, अब 3 भी गया, 4/3 क्रॉस, पाई से पाई क्रॉस, क्या बचा? केवल देन एम्प्लाइज। मैं इसको Q डैश से शो कर रहा हूँ। Q डैश इक्वल क्या हो जाएगा? ये जो कैलकुलेट करने के बाद जो भी आएगा उसको मैंने किससे शो किया है? Q डैश से। जहाँ Q डैश क्या है? ये जो कांसी पृष्ठ है उसके अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? Q/RQ अपॉन, नीचे क्या बचा? कैपिटल RQ। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये कहानी आपको उसमें डेरिवेशन मत छाप देना कि आलू इतने के आए, इतने के आए, इतने के हमने खरीद लिए। ये ऐसी बातें नहीं करनी है आपको, क्योंकि ये फिजिक्स से आलू नहीं खरीद रहे इसमें। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और आप नीचे वाले का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लो फटाफट, जिससे आपको ये पता रहे कि Q डैश कहाँ से आया। मैं डायरेक्ट यहाँ Q डैश रख रहा हूँ, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब मैं यहाँ रख देता हूँ Q डैश क्या है, चूँकि हमने क्या याद कर लिया? Q डैश इक्वल क्या है? कैपिटल Q RQ अपॉन कैपिटल RQ। हम Q डैश ज्ञात कर चुके हैं, जहाँ Q डैश क्या है? गाउसी पृष्ठ द्वारा प्रबद्ध कुल आवेश है। जहाँ Q डैश क्या है? गाउसी पृष्ठ द्वारा प्रबद्ध कुल आवेश। समझ में आ गया हमने कैसे ज्ञात किया है? अब कुल आवेश आ गया, तो अब गाउस साहब का नियम लगा दो। तो गाउस के नियम से, गाउस के नियम से
फाई इक्वल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर इक्वल कितना हो जाएगा, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे कुल आवेश बटे निर्वात की विद्युतशीलता की कुल आवेश ये। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ई इंटीग्रेशन डी एस, मैंने डॉट हटा दिया, कॉस लगा दिया, कॉस की है, या बार बार इसी कहानी को लिखते फिरोगे, ई डी एस कॉस थीटा इक्वल क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे होगा देखो, यहाँ हमने अल्पांश ले लिया, डी एस वैक्टर इसका इधर हो जाएगा और ई वेक्टर भी क्या हो जाएगा, इधर ही होगा। होगा कि नहीं होगा, हमने गाउसी पृष्ठ का अल्पांश लिया तो अंदर ही तो लेंगे हम, क्यों बिंदु पी कहाँ है, उसके अंदर अल्पांश ले लिया, डी एस वैक्टर हो गया और इधर ही क्या हो जाएगा, अरे धनावेश के कारण क्षेत्र का निकल दिए तो बाहर की ओर ई वेक्टर का मान हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास ई वेक्टर और डी एस वेक्टर दोनों के मध्य कोण 0 है, तो cos 0 का मान यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो ई को मैं बाहर निकाल लेता हूँ यहीं, तो इंटीग्रेशन डी एस ये तो 1 हो ही गया, ई को बाहर निकाल लिया, इक्वल क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अब इसका क्या हो जाएगा, ई इंटीग्रेशन डी एस किसका है, गाउसी पृष्ठ का, किसका है, गाउसी पृष्ठ का अल्पांश है, तो क्षेत्रफल भी किसका आएगा, गाउसी पृष्ठ का। ये बातें समझने वाली हैं, और ये समझ में आ गई कि हमें किसका क्षेत्रफल कहाँ लेना है, कहाँ किसका आयतन लेना है, ये समझ में आ गई, तो डेरिवेशन ही समझ में आ गया। और इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में जो एप्लीकेशन है ये थोड़ा सा कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा 2-4 बार करने की ज़रूरत पड़ेगी इसको। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल क्यू डैश का मान क्या रख लो आप, क्यू के स्मॉल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू। यही तो मान है या नहीं है, तो रख दो इसको थोड़ा सा नीचे कर लो, ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल क्यू डैश का मान कितना है, क्यू स्मॉल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू। मेन डिवाइडर लाइन को थोड़ा सा नीचे लगाओ, इसको कहाँ रखो, नीचे, ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो यहाँ से आप ई इक्वल ज्ञात कर सकते हो, तो ई इक्वल क्या आ जाएगा, इस सब को नीचे भेज दो और इसको कैलकुलेट कर लो साथ ही, तो क्या आ जाएगा, क्यू स्मॉल आर क्यू अपॉन 4 पाई आर उसके नीचे गया और ये भी आर क्यू है यहाँ, तो क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर डॉट कैपिटल आर क्यू। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अब देखो आर क्यू और ये आर स्क्वायर कटेंगे, यहाँ ऊपर एक आर बचेगी, तो ई इक्वल क्या आ जाएगा, क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बचा, एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यू। अब हम यहाँ क्यू का मान रखेंगे, और क्यू का मान कहाँ से रखेंगे, जब इस डेरिवेशन की स्टार्टिंग की थी मैंने, तो सबसे पहले क्यू ज्ञात किया था कि नहीं किया था, तो आप इस वीडियो को बैक करके भी देख सकते हो कैसे ज्ञात किया था। तो क्यू इक्वल क्या आया था, देखो यहाँ से आप रख सकते हो, चूँकि क्यू इक्वल क्या होता है, रो वी देन एम्प्लाइज क्यू इक्वल रो वी का मान कितना हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। आयतन किसका आएगा, संपूर्ण गोले का। देखो मैंने इससे पहले ज्ञात किया है, सबसे पहले मैंने क्यू ज्ञात किया था इस डेरिवेशन में, सबसे पहले क्यू ज्ञात किया था। अब यहाँ क्यू का मान इसको रख दो, क्यू का मान रखोगे तो क्या आएगा, ई इक्वल रख दो इसको, रो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू इंटू आर भी तो है इसके साथ, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यू। अब काट पीट कर दो, क्या आ जाएगा, 4 पाई से 4 पाई गया, आर क्यू से आर क्यू गया, तो रो स्मॉल आर अपॉन 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 एप्सिलॉन नॉट, ये तो बचेगा। देखो आर क्यू से आर क्यू गया, 4 पाई से 4 पाई गया, एप्सिलॉन नॉट बच गया, 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो ई इक्वल क्या आ जाएगा, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट।
ये हमारा अंतिम फॉर्मूला आ गया। वही किसका फॉर्मूला है, यदि कोई बिंदु P अचालक गोले के हो, कैसा हो, समरूप आवेशित अचालक गोले के अंदर स्थित हो, तब विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इक्वल ρr/3ε0। अगर इसके सदिश फॉर्मेशन की बात करें तो आप क्या लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो ई वेक्टर इक्वल, यहाँ क्या लगाओगे आप, आर कैप लगाओगे, ρr/3ε0 आर कैप लगाओगे कि नहीं। अब आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो इसका आर कैप का मतलब क्या हो जाएगा, आर वेक्टर अपॉन मोड आर वेक्टर, आर वेक्टर अपॉन मोड आर वेक्टर। ये भी क्या है, एक मोड ही है, क्योंकि ये दूरी कैसी होगी, धनात्मक होगी कि नहीं होगी। अरे केंद्र बिंदु से बिंदु P की दूरी कभी ऋणात्मक हो सकती है क्या, नहीं होगी, धनात्मक होगी। अर्थात आप इसको भी मोड में कह सकते हो, मोड आर कह सकते हो। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ρr/3ε0 इंटू आर वेक्टर अपॉन आर या मोड आर, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अब ये वाली, अभी इसको अगर विस्थापन माना जाएगा तो इसको भी आर मोड आर वेक्टर लिख सकते हो आप, एक ही बात है। तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, वो कट गया तो क्या बचा, रो ऊपर की आर कटी गई अपॉन 3ε0 आर वेक्टर, और ये तो बचा केवल। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, ρ3ε0 आर वेक्टर। यदि आपको ये मामला नहीं करना है तो आप इसको यहाँ तक छोड़ सकते हो, यहाँ तक नहीं तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हो। डेरिवेशन कंप्लीट है, समझ में आ गया कि नहीं। आप यहाँ तक पहुँच जाओ, अच्छी बात है, क्योंकि आर कैप का मान क्या रखा है हमने, आर वेक्टर अपॉन मोड आर वेक्टर। मोड आर वेक्टर से मोड आर वेक्टर कट जाएगा। आप कहोगे सर ये मोड में तो है नहीं, वेक्टर में भी नहीं, आपने लगा दिए वैसे ही मन मर्जी। ऐसा नहीं है, यहाँ दूरी यहाँ से कैसी होगी, धनात्मक होगी, और हम एकदम सीधी ले रहे हैं, ऐसे तो नहीं घूम फिर करके जा रहे हैं। तो इसको विस्थापन कह सकते हो, और विस्थापन एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो हम इसको सदिश रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मोड आर वेक्टर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तभी इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ρr वेक्टर अपॉन 3ε0। समझ में आ गया कि नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, ग्राफ की। तो ग्राफ की बात करने के लिए हमारा सबसे पहला फॉर्मूला क्या आया था, तीनों कंडीशन एक साथ लिख लेते हैं। कौन कौन सी, जब बिंदु P बाहर स्थित हो, सतह पर स्थित हो और अंदर स्थित हो, तो ई वेक्टर इक्वल क्या आया था, KQ अपॉन आर उसके डॉट आर कैप। ये किसके लिए, जब स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ई वेक्टर इक्वल क्या आया था, KQ अपॉन कैपिटल R कर सकते हो, आर स्क्वायर डॉट आर कैप। अरे स्मॉल r और ये दोनों एक जैसी होगी, क्योंकि स्मॉल r इक्वल कैपिटल R। अब ई वेक्टर इक्वल अभी क्या आया था, ρr वेक्टर अपॉन 3ε0 जब स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। हमारे ये तीन फॉर्मूले आए हैं। आपने पहली स्थिति इस फॉर्मूले को आगे भी ड्राइव किया है, इसको भी आप आगे ड्राइव कर सकते हो, तो आपने वो करके देखे हैं। लेकिन हम यहाँ केवल ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो ग्राफ के लिए हमें एक संबंध लेना है, ई और आर के मध्य। ई और आर के मध्य क्या लेना है, संबंध लेना है। हमें संबंध मिल जाए, किसी फॉर्मूले से मिल जाए। तो तीनों स्थितियों के ये फॉर्मूले आए थे कि नहीं, तो संबंध हमें प्राप्त हो गया कि किस स्थिति में विद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य संबंध है। तो हम तीनों को एक साथ ग्राफ में शो कर देंगे। माना कि ये ई वेक्टर है, यहाँ क्या है, स्मॉल r। तो दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र में क्या परिवर्तन होता है, दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र में क्या परिवर्तन होगा। देखो यहाँ तो व्युत्क्रमानुपाती की स्थिति है, यहाँ r है ही नहीं, तो अधिकतम स्थिति हो जाएगी यहाँ। और यहाँ क्या है, समानुपाती वाली करनी। ई समानुपाती किसकी है, r की है, नहीं है। अरे ई समानुपाती r है, तो समानुपाती वक्र बनेगा सबसे पहले। ये किसके लिए, ई समानुपाती स्मॉल r। अब ये कंडीशन कहाँ तक की है, ये अधिकतम वाली स्थिति हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। ये अधिकतम स्थिति स्मॉल r इक्वल कैपिटल R, और ये कहानी किसकी है, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अरे यहाँ से आगे या स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तब स्थिति क्या है, ई समानुपाती किसकी है, R की है या नहीं है। और जब समानुपाती तो वक्र कैसा आएगा, समानुपाती। जब दोनों बराबर हो गए तो विद्युत क्षेत्र कैसा हो जाएगा। अरे आवेश अधिकतम हो गया, इस पर हो गया कि नहीं हो गया, तो सतह पर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा,
अधिकतम होगा। जैसी दूरी बढ़ती जाएगी तो विद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और विद्युत क्षेत्र कम होगा तो कैसा हो जाएगा, विद्युत कर्मानुपाती। दूरी कम तो विद्युत क्षेत्र अधिक, दूरी अधिक तो विद्युत क्षेत्र कम। तो जैसी बिंदु आगे जाता जाएगा, दूरी बढ़ती जाएगी तो विद्युत क्षेत्र ऑटोमेटिक कम होगा कि नहीं होगा, वो भी किस में, आर स्क्वायर, दूरी के वर्ग के विद्युत कर्मानुपाती होगा वो। तो यहाँ नेक्स्ट जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, विद्युत कर्मानुपाती वक्र आएगा कि नहीं आएगा, वो किसके लिए आएगा, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो ग्राफ समझ में आ गया, तीनों स्थितियाँ एक ही ग्राफ में हो गई। तो ग्राफ कैसे बनेगा, जब ये कम हो स्मॉल आर या बिंदु पी गोले के अंदर हो, बिंदु पी गोले के अंदर हो तब तो समानुपाती हो गया, तब तो कैसा हो गया, समानुपाती दूरी के साथ। और सतह पर अधिकतम हो गया, सतह पर कैसा हो गया, मैक्सिमम हो गया। उसके बाद जब बिंदु पी गोले से बाहर हो और दूरी बढ़ती जाए तो कैसा हो जाएगा, विद्युत कर्मानुपाती हो जाएगा। दूरी बढ़ने के साथ विद्युत क्षेत्र में क्या आएगी, कमी। तो वक्र कैसा हो गया, विद्युत कर्मानुपाती वक्र हो गया। तो ये वक्र समझ में आ गया कि नहीं। अब इसके गाउस के जो 6 एप्लीकेशंस थे वो कंप्लीट हो गए। बाकी आपको 2-3 पॉइंट और रह गए। एकांक आयतन में ऊर्जा, गोले के एकांक आयतन में ऊर्जा और आवेशित बुलबुले का संतुलन, और चालक गोले की सतह पर बल। और चालक गोला कैसा हुआ, आवेशित। तो आवेशित चालक गोले की सतह पर बल, आवेशित गोले के एकांक आयतन में ऊर्जा और आवेशित सावन बुलबुले का संतुलन। ये आपके 3 टॉपिक रह गए हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।